नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार बोडगे आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य कॉमर्स एकेडमी गनेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपना टॉपिक वो चल रहा है ITF प्रतिलोमवर्तीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। दो पीछे क्लास हो चुकी है, ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में आज हम बात करेंगे सबसे पहले y बराबर f(x) बराबर cos x फलन की। पिछली वाली क्लास में अपन ने बात कर चुके हैं y बराबर sin x जो त्रिकोणमितीय फलन है, उसका जो इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है y बराबर साइन इनवर्स है, उसकी बात कर चुके हैं। आज इसकी बात करेंगे अपन। तो y बराबर f(x) बराबर cos x है, तो सबसे पहले तो cos x की प्रांत क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। डोमेन, दूसरा हमारे पास परिसर, रेंज। ये 11th क्लास का मैटर है ये। तो अपन को पता है कि प्रांत होता है ऑल रियल नंबर, परिसर होता है -1, 1। अगर y बराबर cos x फलन, अगर ये फलन R से R में परिभाषित है तो न तो हमारे पास एक ही है न आसाधक है, ध्यान रखना। न तो एक ही न आसाधक है, परंतु अगर cos x प्रांत से परिसर में, अब अपन यहाँ पर R नहीं लिया, अगर यहाँ पर अपन परिसर ले लें इसकी, क्योंकि हमारे पास cos है वो किसी भी एंगल के लिए जो वैल्यू दे रहा है वो ऑल रियल नंबर नहीं देता, बस इसके बीच में ही देता है। cos कोई भी कोण का मान 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, इस प्रकार से 1 से आगे मान देगा ही नहीं, -1 इससे नीचे भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर cos x फलन R से -1, 1 के बीच में परिभाषित तो इस टाइम फलन है अच्छा तक हो जाएगा, परंतु एक ही नहीं होगा भाई, अभी भी 1 भी नहीं है, अभी ये ऑन टू है, ओनली फॉर अच्छा तक है। अगर किसी फलन की सह प्रांत को उसकी परिसर के बराबर हो या परिसर से रिप्लेसमेंट कर दे तो वह फलन आच्छादक हो जाता है। परंतु इसको एक ही ओर बनाना है, इसका इनवर्स याद करना है। तो अगर कोई फलन एक ही ओर आच्छादक होगा तभी उस फलन का अपन व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, अर्थात वो फलन व्युत्क्रमणीय होगा। इसके लिए हम पीछे बात करते आए कि इनकी प्रांत को, जो त्रिकोणमितीय फलन है उनकी प्रांत को छोटा किया जाता है, स्ट्रिप किया जाता है। छोटा कैसे करेंगे वो थोड़ा ग्राफ से समझना आपको। तो ग्राफ cos x का ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ, नॉर्मली उसका एक पार्ट बना देता हूँ। x पे एंगल लिए जाएंगे और y एक्स पे जो वैल्यू आएगी वो कोई संख्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। क्योंकि cos x में यहाँ पर पुटअप करने वाली वैल्यू होती है वो एंगल होता है, इनपुट वैल्यू है वो। आउटपुट जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोई रियल नंबर आएगी, रियल वैल्यू आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। आगे बात समझ गए। तो x पे एंगल लिया जाएगा। तो ग्राफ मैं बता देता हूँ, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। आगे चलता रहेगा, थोड़ा सॉल्व पर इसको मैं यहाँ आता है इस प्रकार से। आगे चलता रहेगा इस प्रकार से, माइनस में इधर देख सकते हैं अपन। ये cos x का ग्राफ होता है, यहाँ होता है π/2 cos π/2 का मान 0 होता है, -1 ये y बराबर है, लाइन है वो y बराबर -1 है, और जो ये लाइन बन रही है ये y बराबर 1 है। क्यों, cos की वैल्यू
मैक्सिमम 1 और मिनिमम कम से कम -1 होती है, तो y बराबर 1 और y बराबर -1 है, तो अक्स इसके पैरेलल लाइन है, उनके बीच में इसका ग्राफ बनेगा। या आप यहाँ से देख सकते हैं, बाहर आगे नहीं बनेगा, शीशा कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसमें ये यहाँ पर 0 एंगल है, यहाँ पर हमारे पास है पाई। तो हमेशा एक मुख्य ब्रांच लेते हैं अपन, एक इंटरवल ऐसा लेते हैं, वो फंक्शन की प्रॉपर्टी पे या फंक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसी है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स अक्स में फलाने में अपन है, या साइन एक्स फलाने में अपन है, वो मुख्य ब्रांच ले रहे थे -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ से अगर आप -π/2 से π/2 के बीच लेते हैं साइन इनवर्स अक्स में, तो उस टाइम में फलन की परिसर है वो भी आराम से उसमें आ जाती है, उसको वो ग्रहण कर लेगा पूरे को परिसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस अक्स में अपन ब्रांच लेते हैं, ध्यान रखना हमेशा 0 से लेकर पाई के बीच में। ये भी ले सकते हैं पाई से, यहाँ होता है 2π, पाई से 2π भी ले सकते हैं, परंतु अपन को शाखा एक ही ढूंढनी है हमेशा, जिसको स्टैंडर्ड शाखा बोलते हैं, मुख्य मान शाखा कहते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो एक ही चॉइस करनी है। क्योंकि अगर एक चॉइस नहीं करेंगे तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है, वो किस प्रकार से वो अपन आगे बात करेंगे। तो मैं इसकी जो प्रांत है आर को छोटा कट करके एक अलग ले रहा हूं, वो ये ले रहा हूं 0,π, और इसकी जो परिसर वो -1,1 ही आएगी हमेशा। अब प्रांत आर का एक सबसेट ले लिया मैंने, आर को छोटा करके, वो है 0 से π। वो क्यों लिया, वो यहां से इसकी परिसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और दूसरी बात बताने एक की भी है, क्योंकि 0 से π कोण के बीच में ऐसा कोई भी एंगल नहीं होगा जिसके लिए 2 वैल्यू आए, या 2 अलग अलग एंगल के लिए 1 वैल्यू आए, अर्थात भिन्न भिन्न अवयव की भिन्न भिन्न इमेज आएगी, भिन्न भिन्न अवयव के लिए भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे हमें। इस इंटरवल से इस इंटरवल जाएंगे तो कोस अक्स की बात करेंगे तो इस टाइम में फलन क्या हो जाएगा, 1 1/2, एक की व आच्छादक दोनों हो जाएगा। फलन एक की और आच्छादक हो गया तो इसका व्युत्क्रम संभव है। अतः अब कोस अक्स का व्युत्क्रम संभव है। संभव होने का मतलब अब कोस अक्स फलन है वो क्या हो गया है हमारे पास, इन्वर्टेबल हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया है। तो अब व्युत्क्रमणीय हो गया तो इनवर्स फंक्शन परिभाषित करेंगे, वो कैसे परिभाषित करेंगे, ये तो हमारे पास है y बराबर कोस अक्स, अक्स कोई एंगल है, यहां पर आप प्रांत दिया होगी तो अक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे कोई एंगल की वैल्यू, और आउटपुट आएगा हमारे पास -1,1,1, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा, ये आएगा कोस इनवर्स y इक्वल टू अक्स। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि कोई एंगल अक्स के लिए कोस का मान y है तो कोस इनवर्स में उस y की वैल्यू के लिए एंगल कितना होगा, अक्स होगा। ऐसा तो ऐसा है, ऐसा तो ऐसा है, y बराबर कोस अक्स लिखा गया है, अक्स इसके बीच में लिया जा रहा है, अक्स यहां पे बिलोंग करेगा भाई, अक्स बिलोंग टू 0,y, तो 0,π, और y बिलोंग टू करेगा -1,1 के बीच में, हमेशा यहां पर जहां x बिलोंग टू हमेशा ध्यान रखना 0,π में बिलोंग करेगा, और y है वो बिलोंग करेगा -1,1 के बीच में, ये ध्यान रखना। तो ऐसा लिखते हैं y बराबर cos x लिखा तो लिखते हैं cos इनवर्स y बराबर x। cos इनवर्स क्या है, यहां पर इनवर्स फंक्शन है इसका cos x का, ये आपको पता है, यहाँ बताता हूं मैं डिटेल से। cos इनवर्स x का मतलब ये नहीं है कि ये 1/cos x है, इसके बराबर नहीं होता ये बस cos इनवर्स ये बता रहा है कि ये cos का इनवर्स फंक्शन है, और cos इनवर्स x का मतलब ये भी नहीं है कि ये है क्या cos x की पावर -1/2 है, ये भी नहीं होगा, दोनों चीजें रॉन्ग है। ठीक है,
अब अपन ने परिभाषित तो कर दिया, परंतु cos x 0, पाई से लेकर -1, 1 के बीच में परिभाषित है, तो cos इनवर्स x कहां परिभाषित होगा भाई? cos इनवर्स x है वो फलन है वो -1, 1 से लेकर 0, पाई के बीच में परिभाषित होगा। क्यों होगा कि y बराबर cos x का ये प्रतिलोम फलन है, तो cos x की जो प्रांत है वो उसकी सहप्रांत बन जाएगी, और cos x की जो प्रांत है सहप्रांत है वो उसकी प्रांत बन जाएगी। उल्टा कर दिया है मैंने इन दोनों को, इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले गए। तो cos इनवर्स x हमेशा ध्यान रखना -1, 1 से लेकर 0, पाई के बीच में परिभाषित होता है। आगे बात समझ में। अब अपन इसके ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ की बात करने से पहले मैं बता देता हूं, ये तो है हमारे पास मुख्य मान शाखा, इसको बोलते हैं मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब वो ये 0 से पाई क्यों ली, पाई से 2 पाई भी ले सकते हैं। अरे cos x फलन है पाई से 2 पाई से लेकर -1, 1 के बीच में भी परिभाषित, तो भी एक की ओर तक होगा, तो वो भी ब्रांच ले सकते हैं, परंतु वो ब्रांच नहीं लेंगे, अपन अलग अलग ब्रांच लेंगे, तो उससे हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन की कंडीशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो मैं थोड़ी सी बात डिक्लेयर कर देता हूं मैं। हमें पता है कि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इनवर्स फंक्शन के हिसाब से cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी। एंगल π/2 वैल्यू 0 है, तो cos की वैल्यू 0 की वैल्यू cos इनवर्स के अंदर में क्या आएगी? π/2 आएगी। उसका उल्टा हो गया बात में। इसी प्रकार से हमको पता है कि cos 3π/2 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो फिर कोई cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या बताएगा? यहाँ पर 3π/2 आ जाएगी इसके हिसाब से। तो ये तो बता रहे हैं कि भाई अगर π/2 एंगल की वैल्यू 0 है, तो फिर cos इनवर्स के अंदर में 0 की वैल्यू क्या आएगी? एंगल के रूप में π/2 आएगी। हमें पता है कि 3π/2 270 डिग्री कोण, उसकी वैल्यू भी cos के अंदर में 0 होती है। ये cos में अपन पढ़ गए हैं। तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी? 3π/2 होगी। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन की कंडीशन हो गई कि cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 बताएं या cos इनवर्स 0 की वैल्यू 3π/2 बताएं। cos इनवर्स 0 की वैल्यू 5π/2 भी हो सकती है। तो ये जो 0π/2 हो तो इस ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, ये इस ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, 3π/2 है वो। आगे वाला अगले वाले में करेगा। तो कोई आंसर देने वाला कोई आंसर पूछे किसी को कि cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है, तो वो कितना बताए? π/2 बताए, 3π/2 बताए या 5π/2 बताए। इससे हमारे पास कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके लिए एक ही हमारे पास एक ब्रांच ले लिए, एक ही मुख्य मान शाखा ले लिए। वो इंटरवल क्या लिया है? वो 0 से पाई लिया अपने। इसका मतलब कहीं cos इनवर्स 0 लिखा गया है, तो वो cos इनवर्स 0 का मान है अपन को निकालना है एंगल के रूप में, तो वो एंगल हमेशा 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, तो वो एक ही आएगा। तो उससे हमारे पास ये हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रखनी है कि 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ये बात लेके चलेंगे, फिर एंगल का मान निकालेंगे अपन। और कहते हैं कि cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है। वैसे तो कि cos 0 डिग्री हमारा कितना 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसी प्रकार से cos इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास 2 पाई पर भी देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई पर भी 1 दे रहा है। तो cos इनवर्स 1 का मान 0 बताएं या cos इनवर्स 1 का मान 2 पाई बताएं। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ब्रांच पे डिपेंड करेगा वो। अगर ब्रांच अपन 0 से पाई ले रहे हैं तब तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 ले, और अगर अपन ब्रांच पाई से 2 पाई ले रहे हैं तो भी फलन क्या है? cos x फलन क्या हो जाएगा? इस ब्रांच में भी एक ही हो जाएगा, तो ये भी लेना वाजिब है, ले सकते हैं। तो उस टाइम cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। परंतु वो ब्रांच कैसे डिसाइड करें? परंतु ब्रांच एक ही रखनी है अपने, वो स्टैंडर्ड ब्रांच रखनी जो मूल बिंदु के पास में है, वो 0 से पाई रखनी है। जो त्रिकोणमिति के मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये ब्रांच अपन ये रखेंगे, तभी आंसर देना पॉसिबल है, नहीं तो अपन को पॉसिबल नहीं है आंसर देना। हाँ, कोई ब्रांच कहे कि cos इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ जब ब्रांच 0, पाई हो, तो उसके टाइम cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि मैं ब्रांच पाई से 2 पाई ले रहा हूँ, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, तो उस टाइम cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई होगी।
तो ब्रांच अलग लेने से अच्छा है कि ब्रांच को फिक्स कर दिया अपन, और वो ब्रांच को फिक्स कर दिया अपन, वो 0 से पाई के बीच में है। तो कहीं पर भी कोस इनवर्स 0 लिखा गया है, इसका मतलब कोस के लिए वो है एंगल जिसका मान 0 हुआ, एंगल बताओ बंधु, वो एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो वो पाई/2 होगी। कोस इनवर्स 1 है, तो कोस इनवर्स 1 मतलब कोस में उस एंगल का मान जिसके लिए कोस का मान कितना है 1 आए, तो परंतु वो एंगल किसके बीच में चाहिए 0 और पाई के बीच में चाहिए, तो वो क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर ब्रांच ही ध्यान रखना हमेशा, ये ब्रांच ध्यान रखनी है, बोले 0 से पाई के बीच में एंगल आना है इस प्रकार से। आगे बात समझ में। अब अपन आगे बात करेंगे इसके ग्राफ की, कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करेंगे तो पहले कोस एक्स का ग्राफ तो इस ब्रांच में ये रहा, यहाँ पर इसका अपन y बराबर x लेगा, उसके सापेक्ष क्या निकालेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे, तो वो आ जाएगा कोस इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अब ग्राफ निकालना है, तो उस ग्राफ जो दिया गया ग्राफ है, चाहे cos x का हो, चाहे sin x का हो, चाहे tan x का हो, तो उसके इनवर्स का निकालना है, तो y बराबर x रेखा के सापेक्ष मिरर इमेज बना दो उस साइड में, तो वो किसका आ जाएगा हमारे पास, उसके प्रतिलोम फलन का ग्राफ आ जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले मैं cos x का बनाता हूँ नॉर्मली। जब ब्रांच ये 0,5 से लेकर -1,1 हो, तो यहाँ ये पूरा नहीं लेंगे अपन, यहाँ तक ही लेंगे अपन। ये ब्रांच ये फिक्स की तभी तो ये एक ही अच्छा तक हुआ है, और तभी अपन इसके प्रतिलोम फलन है परिभाषित होना संभव हुआ है। नहीं तो इस प्रकार से r से r में हो या r से -1,1 के बीच में होते तो y बराबर cos x फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं था। उसके लिए अपन ने ये काम किया है, उसके प्रांत को स्ट्रिक्ट किया, प्रतिबंध किया, छोटा किया, कट किया। तो इस ब्रांच में cos x का ग्राफ ये होगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास पाई, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर वैल्यू है y बराबर 1, यहाँ पर वैल्यू है y बराबर -1। अब ये y बराबर हमारे पास अक्ष रेखा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान रखना हमेशा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ y बराबर अक्ष रेखा, इस हिसाब से अपन ये मिरर इमेज देखेंगे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, जैसा इधर बना हुआ है वैसा इधर, और इधर वैसा इधर, इस प्रकार से। तो वो क्या आएगी हमारे पास इस प्रकार से आएगी, वो ये आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये तो हमारे पास ग्राफ है y बराबर cos x का इस इंटरवल से इस इंटरवल में, और ये जो दिया गया ग्राफ है ये ग्राफ है हमारे पास y बराबर cos इनवर्स x का। तो फाइनली हमारे पास ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त हुआ, मैं अलग बनाता हूँ, ओनली फॉर y बराबर cos इनवर्स x का, इस प्रकार से ये ग्राफ cos इनवर्स x का ग्राफ है, जहां पर ये x अक्ष है। अब x अक्ष पे वैल्यू ली जाएगी, वो रियल नंबर होगी, y अक्ष पे क्या आएगी हमारे पास एंगल आएगा। y बराबर cos अक्ष में इनपुट हमेशा एंगल, आउटपुट रियल वैल्यू। y बराबर cos इनवर्स अक्ष में अक्ष की वैल्यू इनपुट हमेशा कोई रियल नंबर और आउटपुट है कोई एंगल, y की वैल्यू एंगल आएगी। तो x अक्ष पे कोई संख्या यहाँ पर मान होगा वो 1 होगा, और यहाँ पर है जो है -1 x की वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू y बराबर हमारे पास है पाई, और यहाँ पर y की वैल्यू है ये रही y बराबर 0। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है, -1,1 क्लोज इंटरवल से लेकर 0,पाई क्लोज इंटरवल के अंदर। तो ये जाएगा cos इनवर्स x की प्रांत और परिसर। इसी प्रकार से साइन इनवर्स की अपने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाली क्लास में बात की है। अब इसकी जो ग्राफ है वो y बराबर cos इनवर्स x है, उससे फलन है जो
कोस अक्ष का प्रतिलोम फलन है उसके थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, 2-3 गुण है। पहली बात तो चाहे कोई सा भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो वो हमेशा क्या होता है, वो नॉन पीरियोडिक होता है, अनावर्ती फलन होता है। अगर अनावर्ती फलन नहीं होता तो इसका इनवर्स निकलता ही नहीं। दूसरी बात ये बाउंडेड फंक्शन है, चाहे y बराबर sin इनवर्स हो, चाहे y बराबर cos इनवर्स x हो, चाहे y बराबर tan इनवर्स x हो, आगे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनके जो इनवर्स फलन है वो अपन परिभाषित करेंगे, वो हमेशा बाउंडेड फंक्शन होंगे, क्योंकि इनकी प्रांत को छोटा किया जाता है अर्थात प्रांत का सबसेट लेता है और वो क्या है सबसेट बाउंडेड है, तो इनकी परिसर भी क्या आएगी बाउंडेड आएगी। परिसर बाउंडेड आएगी तो इससे फलन क्या होगा बाउंडेड होगा। शाखाएं अनंत तक नहीं जा रही है इनकी, जैसे इसकी y बराबर cos x से अनंत तक जा रही है ना, इस प्रकार से y बराबर cos x क्या है हमारे पास बाउंडेड है, तो y बराबर cos इनवर्स x भी क्या होगा बाउंडेड होगा। दूसरी बात ये कि जो दो बात होगी, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे y की वैल्यू घटती रहेगी, नीचे आ रही है देखो वर्तमान हासमान के लिए देखना अपन को, तो ये दिया गया फलन है वो हासमान है। x की वैल्यू अपन लेफ्ट से राइट में जाए इस तरफ, तो y की वैल्यू से घट रही है, नीचे आ रही है ग्राफ में, तो ये क्या है हासमान फलन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, क्या बोलते हैं इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। एक चीज और है कि ये इवन है या ऑड है, तो न तो ये इवन है न ऑड है, ध्यान रखना, न सम है न विषम है, न सम न इवन व न विषम न ऑड होगा भाई, इसको बोलते हैं नॉन, neither odd nor even, न तो इवन न odd ये फंक्शन। क्यों नहीं है, ग्राफ से पता लगाएं अपन, ग्राफ से पता लगाएं तो ग्राफ के हिसाब से और तो कब होगा, और तो पहली बात तो इसकी जो एक शाखा तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा का सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब विपरीत चतुर्थांशों में होनी चाहिए, या दूसरे में तो चौथे में होनी चाहिए, फिर विपरीत क्वाड्रेंट ये होते हैं। तो इनकी दोनों शाखाएं, एक शाखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो विपरीत चतुर्थांशों में नहीं स्थित है। दूसरी बात मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित नहीं है, ठीक है। जैसा मूल बिंदु ऊपर बना हुआ है मूल बिंदु नीचे बनना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो और तो नहीं है। इवन के लिए ये y बराबर अक्ष रेखा के सापेक्ष y जो y एक्स है या y के समांतर कोई रेखा है उसके सापेक्ष क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, या y एक्सिस मैंने ये कि y एक्सिस सापेक्ष सममित हो चाहिए। तो y एक्सिस जैसा इधर वैसा उधर थोड़ा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, तो अगर ऐसा बना हुआ था ऊपर ये कटोरा सा, तो फलन क्या होता समफलन होता, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो y एक्सिस के प्रति सममित नहीं है, तो न सम है न विषम। सम तो हो ही नहीं सकता, अगर कोई फलन सम होता है तो वो होगा पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन होगा तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, तो समफलन की बात करेंगे नहीं। प्रत्येक समफलन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, और पीरियोडिक फंक्शन होता है वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता, तो यहाँ पर तो सम की तो कोई बात ही नहीं है। विषम है या नहीं है, तो y बराबर sin इनवर्स x फलन था, वो क्या था हमारे पास विषम फलन था, ये विषम फलन नहीं है और न सम फलन है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से 4-5 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अब अपन है दो फंक्शन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लिए, y बराबर sin इनवर्स x और y बराबर cos इनवर्स x, उनके बारे में, उनके ग्राफ क्या होते हैं, वो इन्वर्टेबल कब होते हैं, उनके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, और उनकी प्रॉपर्टीज है कि हासमान है, वर्तमान है, बाउंडेड है, अनपीरियोडिक है, पीरियोडिक है, इस प्रकार से सम है, विषम है, ठीक है। अब अपन ओनली फॉर y बराबर tan इनवर्स x फलन है, तो tan इसका इनवर्स फंक्शन है, उसकी नॉर्मली छोटी सी बात करेंगे, और आगे फलों को आपको जरा ग्राफ के बारे में बात करेंगे, सीधी ओनली फॉर प्रांत और पृष्ठ की बात करेंगे कि जो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x है, वो फलन कहाँ परिभाषित होते हैं, प्रांत और पृष्ठ का ध्यान रखना आपको। मैं ग्राफ वगैरह ज्यादा की बात नहीं करूंगा यहाँ पर। तो अब मैं हमारे पास y बराबर है sin इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x,
और y बराबर सेक इनवर्स एक्स और y बराबर कोस सेक इनवर्स एक्स। इनके प्रांत और पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं। इनको दो को मैंने बड़े तरीके से डिटेल में पढ़ा दिया आपको कि इनवर्स फंक्शन किस प्रकार से निकाला जाते हैं, आगे के इस प्रकार से निकाले जाएंगे। को ज्यादा इसमें भेज दिए वो तो ये समझाने के लिए था कि क्योंकि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो हमारे पास उनका इन्वर्स संभव नहीं होता, तो इन्वर्टेबल नहीं होता, पहले उनको इन्वर्टेबल लाइक बनाया जाता है और फिर उनके इन्वर्स निकाले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये विनुष्ट रूप से सदाबहार रूप से एक एक आसादक फलन नहीं होते, sin x cos x फलन होते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो उनको पहले एक एक आसादक के लाइक बनाया जाता है। एक एक आसादक लाइक बनाने के बाद में हमारे पास उनको इन्वर्टेबल परिभाषित किया जाता है। वो किस तरह से परिभाषित किया जाता है वो मैंने बता दिया है। आगे अपन डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको बस इतना ध्यान रखना कि इसकी प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो प्रांत और परिसर, रेंज, डोमेन और रेंज के बारे में बताना चाहिए। तो इनकी तो हमेशा प्रांत कोई ज्यादा नहीं है, परिसर का ध्यान रखना आपको -1,1 क्योंकि जो sin x फलन की जो परिसर थी वो -1,1 थी, तो इसकी प्रांत बनेगी y बराबर sin x फलन की -1,1। इस प्रकार से आप सब जानते हैं कि cos की अक्ष की परिसर होती है -1,1, तो cos इनवर्स अक्ष की ये हो जाएगी इस प्रकार से। ये होल रियल नंबर और रियल नंबर, यहाँ पर r में से -1,1 ओपन इंटरवल और r में से -1,1 ओपन इंटरवल। क्यों बता, आपको sec x और cos x की प्रॉपर्टी बताना चाहिए। sec x और cos x का मान हमेशा -1,1 के बीच में कभी भी नहीं आता है, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं वो त्रिकोणमितीय फलन में, उनकी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। अब परिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परिसर को छोटा कर दिया है, रियल नंबर नहीं होगा, r नहीं होगा, तो वो क्या होगा वो अपने डिसाइड किया था कल, -π/2 ये क्यों किया है वो आपको पता है, वो पीछे मैंने इसका रीजन बताया मैंने सबके लिए। ये 0, पाई क्लोज इंटरवल में, यहाँ पर tan इनवर्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा, बस इसका क्या कर दो ओपन इंटरवल कर दो, क्लोज में करके खुला अंतराल कर दो, -π/2, इसका यहाँ पे हो जाएगा ओपन इंटरवल में जिसमें 0 और पाई शामिल ही है, बंद अंतराल में सॉरी खुला अंतराल में 0, पाई। यहाँ पर इस वाला होगा, इसका वाला है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका ध्यान रखना आपको, 0, पाई है वो क्लोज इंटरवल में तो है, परंतु इसमें एक चीज हटेगी, वो हटेगा π/2, तो cos π/2 का मान होता है 0, तो cos जहां 0 होगा वहां पर sin इनवर्स x फंक्शन है वो परिभाषित नहीं होगा, तो अपन को माइनस करना पड़ता है इसमें से एक एलिमेंट, और इसमें होगा ये सेम ऐसा ही है, इसके जैसा ही 0 से पाई, ये क्लोज, ये ओपन हो गया, ये क्लोज पे अपन इसमें से एक एलिमेंट रहेगा, और जहां पर cos क्या हो रहा है 0 हो रहा है, वहां पर sec x क्या होता है 1/cos होता है, ये ध्यान रखना। तो cos जहां पर 0 को हटा देंगे, 0 से पाई के बीच में एक जगह होता है वो होता है π/2 पे, तो वो माइनस कर दिया। इस प्रकार से -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल में जैसा sin का और tan का होता है सेम वैसा ही होगा, बस इसमें से एक माइनस होगा, जहां sin क्या होता है 0 होता है, sin x का मान 0 कब होता है जब x बराबर 0, एंगल 0 के लिए 0 ही देता है वैल्यू, sin 0 का मान 0 होता है 0 डिग्री के लिए या 0 डिग्री एंगल के लिए, तो इसमें 0 माइनस होगा, तो 1 cos x होता है 1/sin x, तो नीचे बट्टे में sin x है, तो जहां बट्टे में sin x है हर में sin x है, तो हर वाला जो पार्ट है वो जहां पर भी 0 होता है वहां पर दिया गया फलन क्या नहीं होता, परिभाषित नहीं होता, तो वो 0 हटेगा वहां से। तो ये ध्यान रखना आपको, प्रांत और परिसर। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक बात और कर लूं कि tan इनवर्स x की बात और कर लूं, y बराबर tan x, तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा y बराबर इनवर्स ये सी एंगल x की वैल्यू tan y दे रहा है, तो tan इनवर्स उसी y की वैल्यू क्या देगा, x देगा, ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, इसका इनवर्स फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो इसको फाइनल लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स x।
इसके लिए अपन ग्राफ की बात करेंगे, इसके इनवर्स फंक्शन की। तो ग्राफ, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, y बराबर tan x का ग्राफ आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, उसको अपन 180 डिग्री कोण पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो हमारे पास y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। वो किस तरह से प्राप्त होगा? इस प्रकार से, ये y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ है। ये क्या रेखा, कौन सी रेखा है? ये y अक्ष है। y अक्ष में वैल्यू कैसे आएगी? एंगल के रूप में। तो ये हमारे पास है y बराबर है π/2, ये है y बराबर माइनस का π/2, और यहाँ पर है अनंत तक जाएगी इस प्रकार से, अक्ष पे अनंत तक जाएगी। तो इसकी जो प्रांत है वो क्या है? r है। ऑल रियल नंबर के लिए tan इनवर्स x क्या होता है? परिभाषित होता है। तो ये अक्ष पे पूरा जाएगा, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तरफ जाएगा पूरा, ठीक है। और परंतु y अक्ष पे क्या है? ये बाउंडेड है, ये y अक्ष पे π/2 और माइनस के π/2 जो दोनों लाइन है उनके बीच में बनेगा। वो अपने यहाँ पर प्रेशर रेंज की बात की, रेंज के बीच में है। तो ये y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो y बराबर π/2 और y बराबर माइनस का π/2 है, वो इस ग्राफ की क्या लगाती है? अनंत स्पर्शाएं, एसिम्पोटेंट्स बोलते हैं इनको। ये अनंत पर स्पर्श करती हुई, इनको टच नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी स्पर्श करती हुई दिखाई देती है अनंत पे, आगे चलती रहेगी इस प्रकार से, दोनों पैरेलल चलती रहेगी, समांतर चलती रहेगी। ये y बराबर π/2 वाला लाइन है, और जो y बराबर tan इनवर्स की शाखा है वो दोनों आपस में इस प्रकार से अनंत तक पैरेलल चलती रहेगी, ये भी अनंत तक पैरेलल चलती रहेगी, समांतर चलती रहेगी। तो इसको बोलते हैं एसिम्पोटेंट, अनंत स्पर्शाएं। और हमारे पास स्पर्शाएं जो अनंत पर स्पर्श करती हुई दिखाई देती है वो अनंत स्पर्शाएं कहलाती है। वास्तव में स्पर्श नहीं करेगी, वो इस प्रकार से पैरेलल चलती रहेगी। ये y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ है। इस प्रकार से y बराबर cot इनवर्स x का आप बना सकते हैं। तो y बराबर cot x का पता है तो आपको y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर cosec इनवर्स x के ग्राफ बना सकते हैं। वो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, अपन ने बनाएंगे, 3 के बना दिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला की बात करेंगे, अपन सूत्रों की बात करेंगे। तो अपन को पता है कि ये 1 नंबर ग्राफ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आप तो मेरे को ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में मैंने क्या बात की? साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है वो क्या होता है? तो होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान। इस प्रकार से tan इनवर्स एक्स भी क्या होगा? वर्धमान फंक्शन देख लो आप। जैसे लेफ्ट से राइट साइड में चलेंगे तो एक्स के मान बढ़ेंगे, और एक्स के मान बढ़ेंगे तो y के मान भी बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो माइनस का π/2, तो यहाँ क्या होता है? π/2 होता है। नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक जा रहे हैं तो बढ़ रहा है मान, तो आप देख सकते हैं ग्राफ से। तो ये मतलब क्या है? वर्धमान है। तो साइन इनवर्स y बराबर है साइन इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, और y बराबर है sec इनवर्स x। ये तीनों फलन है वो क्या होते हैं? डिक्रीजिंग होते हैं, वर्धमान होते हैं। और इनके अलावा 3 बचे जो शीर्ष तल होते हैं। y बराबर है cos इनवर्स x, y बराबर है cot इनवर्स x, और y बराबर है cosec इनवर्स x। जो शीर्ष तल हो रहे हैं, कोस में सी आ रहा है, कोट में सी आ रहा है, कोसेक में सी आ रहा है। तो सी से स्टार्ट होते हैं को वाले जो हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डिक्रीजिंग होते हैं, इसका मतलब ह्रासमान होते हैं। जब इसमें अपने लेफ्ट से राइट साइड में एक्स में चलेंगे तो y के मान क्या करेंगे? घटेंगे, ऐसे आएगी शाखा नीचे आएगी, इनमें बढ़ेंगे भाई मान। तो ये क्या है? ये तो क्या है? वर्धमान फलन है सभी। जो सी से चालू हो रहे हैं, कोस से चालू हो रहे हैं, सीओ वो तो ह्रासमान, और इनके अलावा बच गए वो वर्धमान। तो ये 3 तो वर्धमान, ये 3 ह्रासमान। अब अपन करेंगे ऑड और इवन की। तो यहां से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट चालू हो जाती है।
गुणधर्म, और फॉर्मूले भी दे सकते हैं आप। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो फलन है हमारे पास इवन है उनके लिए अलग होगी और जो ऑड है उनके लिए अलग होगी। तो y बराबर sin इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x और y बराबर cosec इनवर्स x, ये तीन, एक नंबर, तीन नंबर और 6 नंबर, एक नंबर, तीन नंबर और 6 नंबर, ये तीन क्या होते हैं हमारे पास ऑड फंक्शन होते हैं। तो ऑड फंक्शन के लिए यहाँ सूत्र बन जाएगा ये, तो कहीं पर लिखा हुआ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको अपन लिखते हैं कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या है, ऑड है। ऑड में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है और फलन वैसा वैसा रहता है, उससे वो काम होगी इवन सॉरी ऑड फंक्शन या विषम फलन की प्रॉपर्टी से। इस प्रकार से हमारे पास tan इनवर्स माइनस एक्स वो होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। ये भी क्या है, ऑड है। एक हमारे पास ऑड और होता है भाई कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स फलन है वो भी ध्यान रखना ऑड होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। इनके अलावा तीन बच गए, उनके लिए अलग प्रॉपर्टी है। तो वो कौन से, वो ध्यान रखना, वो ना तो ऑड होते हैं ना ये समझना पड़ेगा आपको, वो देखना। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे तीन बचे, कौन बच गया, तो बच गया कोस इनवर्स माइनस एक्स। ये तीन ऑड फंक्शन थे, तो बस माइनस बाहर आ गया कूद के, यहाँ से यहाँ पर आ गया, जंप मार दिया इसने। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है माइनस बाहर आ जाएगा। न तो ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, उनके लिए जाना ना, उनमें पाई में से घटेंगे, पाई में से घटने के बाद में माइनस बाहर आ गया कूद के। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को अपन लिखेंगे पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से कोट बच गया, कोट इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं कि पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। एक और बच गया, उसको उसी को इसी प्रकार से लिखेंगे, वो कौन सा है, वो है सेक वाला। तो कहीं लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो उसको लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। सीधा बाहर माइनस नहीं आ सकता यहाँ पर, जैसे इनमें आया है, पाई में से घट के फिर बाहर आएगा माइनस, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। कोस, कोट और सेक में ध्यान रखना, जो न ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी है। और जो ऑड होते हैं, इवन तो होते ही नहीं कोई भी, जो ऑड होते हैं उनके लिए होगा सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, यहां से फॉर्मूले भी बन गए हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसर रेंज है वो याद कर लेना हमेशा, चाहे साइन की हो कोस की टेन की हो, याद होने में बहुत सिंपल है। साइन वाले में क्लोज इंटरवल आएगा माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बीच में, तो टेन वाला है उसमें खुला हो जाएगा, और कोसेक वाले में बस माइनस 0 घट जाएगा, बस माइनस हो जाएगा बस। इसी प्रकार से इनकी सेम है, तीन की, पहले वाले में क्लोज, दूसरे वाले में ओपन और तीसरे वाले में एक घट जाएगा क्लोज का बंतु। तो इन तीन की लगभग सेम रहेगी और इन तीन की लगभग सेम रहेगी, इसके आधार पर अपन याद कर सकते हैं लॉजिक से। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 से याद करने से पहले और उनकी बात करने से पहले एक बात और कर लेते हैं अपन, ध्यान रखना हमेशा इसकी बात करें तो एक बार यहां समझाता हूं आपको मैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से है पाई, और ये पाई से होता है 3 पाई, और ये 3 पाई से 0, इसको लेते हैं हमेशा माइनस का 0 से है माइनस का पाई बाय 2 लेते रहना फोर्थ क्वाड्रेंट को। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल नपेगा वो माइनस में क्लॉकवाइज साइड में नपेगा ना, तो उस टाइम इनवर्स माइनस में आएगा। 0 से माइनस का पाई बाय 2 लेते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट को। 3 पाई से है, तो 3 पाई बाय 2 से अपन क्या नहीं लेते, 2 पाई के बीच में नहीं लेते अपन। 3 पाई 270 से 360 नहीं लेते,
इसको 0 से माइनस के पाई बाय 2 लिखेंगे तो ये ध्यान रखना फोर्थ क्वाड्रेंट को। यहां पर देखें तो माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस का पाई बाय 2 ये रहा, तो माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये रहा, ये ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये और ये इसी तरह से यहां पे ये रहा, ये तीनों फंक्शन होते हैं वो प्रथम क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में परिभाषित होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इन तीन की बात करें 0 से पाई, ये भी लगभग 0 से पाई, ये भी लगभग 0 से पाई, कौन कौन, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स है, वो 0 से पाई वाला ये पार्ट होता है यहां से लेके यहां तक। तो ये तीन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दो में परिभाषित होते हैं। वो पहले वाली तीन बात की थी मैंने, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में लिया जाएगा 0 से माइनस पाई बाय 2, ठीक है। और तीन बच गए, ये तीन, 1 2 और 3, ये तीन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई, 0 से पाई बाय 2 बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, तो तीन होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे कोई भी नहीं आता है। तो एक नंबर चीज तो क्या है यहां पर बात याद ध्यान रखने वाली कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में 0 से माइनस का पाई बाय 2 लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन होता है वो परिभाषित होता है, सब त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित होंगे, चाहे ये साइन इनवर्स एक्स हो, कोस इनवर्स हो, टेन कोट सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। यहां पर देखो बोले आप देख सकते हैं यहां पर सब परिभाषित होते हैं। इसकी रेंज माइनस का पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2, 0 से पाई इसमें आता है, 0 से पाई इसमें भी आता है, 0 से पाई इसमें भी आता है, 0 से पाई सब में आता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज डिफाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन परिभाषित नहीं होता है, अर्थात किसी में भी यहाँ पर अक्ष की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कोई रियल वैल्यू, उस रियल वैल्यू के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय फलन में जो एंगल आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिया आएगा, अर्थात एंगल की वैल्यू है वो पाई से 3 पाई बाय 2, 180 से 270 के बीच में कभी भी नहीं आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो परिभाषित नहीं होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ली, ये तीन की इनकी अलग होगी, तीन की अलग होगी, फॉर्मूले भी होगी, सूत्र भी होगी, साथ में याद रखना है इनको। साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है उसका लिख सकते हैं कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स, आगे इस प्रकार से। परंतु कोस माइनस का एक्स लिखा हुआ है, कोस इनवर्स माइनस का एक्स लिखा हुआ है, तो उसको अपन लिखेंगे पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स, माइनस तब बाहर आएगा, वो मैंने बता दिया रीजन। ये तीन तो ऑड है, नहीं इवन और नो ऑड है, उनके लिए प्रॉपर्टी होगी। कौन से वर्ड पर कौन से हाथ मान की बात हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात और करेंगे अपन। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है वो देखो, यहां पर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। दो तीन प्रॉपर्टीज और सूत्र फॉर्मूला उन दोनों की बात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज और इनके फॉर्मूले हैं उनका क्वेश्चन में यूज कैसे होता है। तो आरबीसी बोर्ड की 12th क्लास की बुक है 2.1 बुक में है, जो चैप्टर नंबर 2.1 है उसके अपन क्वेश्चन करेंगे उसके। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका मान होता है पाई बाय 2। प्रथम दोनों ले लो, ये फर्स्ट दोनों शुरू वाले, ये दो वाले दोनों जोड़े बना लो, और ये दो वाले, पहला दूसरा एक बनेगा, तीसरा चौथा और चौथा पांचवा, फिर पांचवा और छठा, तीसरा चौथा ये बनेगा। इनसे हमारे पास ये होगा, कहीं लिखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बराबर पाई बाय 2, दोनों सेम होना चाहिए, सेम है, ये समान होना चाहिए।
तो उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होगी। इनका यूज कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास एक बन जाता है टेन इनवर्स अक्स प्लस कोट इनवर्स अक्स। सेम ये दोनों सेम है, जहां पर वैल्यू जहां यहां पर जो वैल्यू दी है वो यहां पर रखनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू तो मान के कितना होगा पाई बाय 2 होगा। एक होता है हमारे पास सेक इनवर्स अक्स प्लस कोस सेक इनवर्स अक्स बराबर होता है पाई बाय 2। पहला और दूसरा साइन कोस, 10 कोट 30 चौथा और 5 और छठा सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू पाई बाय यहाँ सेम होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होगी। आप यहाँ पर एक कोई अक्स की कोई वैल्यू रख दे सकते हैं, यहाँ पर 1/2 रख लेना, आप 1/2 और 1/2 रख लेना, फिर सोल्व करना इसको। टेन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालना, वो दोनों का सम आएगा, वो पाई बाय 2 को इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, सिंपल प्रॉपर्टी को ज्यादा कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है। पहले प्रॉपर्टी का लॉजिक बताया मैंने किस प्रकार से ज्ञात करना है, दूसरी प्रॉपर्टी का मैंने कोई ज्यादा विशेष है नहीं, साइन कोस का वैल्यू पाई बाय 2, टेन कोट की वैल्यू दोनों का सम पाई बाय 2, सेक कोस सेक दोनों के सम की वैल्यू पाई बाय 2। अब अपन आगे बात करेंगे, इससे आगे नॉर्मली बात करते हैं अपन एक छोटा सा इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या जैसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 है, तो एक्स और वाई में क्या संबंध होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2 है, तो एक्स और वाई में क्या संबंध होगा? एक्स बराबर वाई होगा, तभी पाई बाय 2 वैल्यू हो सकती है भाई। जो एक्स और वाई दोनों के होना चाहिए सेम होना चाहिए। आ गई बात समझ में? या कहीं लिखा गया है इस प्रॉपर्टी से देख सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू पाई बाय 2 बता रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक्स बराबर वाई है, तभी दोनों की सम का योग कितना होगा? सम कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। आगे अपन एक और कर सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2 है, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन मारे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, सॉरी पाई बाय 2 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू 1/2 होगी, तभी इनका मान पाई बाय 2 हो सकता है। यहाँ पर देखो जहां वो वैल्यू वहां की वैल्यू होनी चाहिए, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी, तो वाई बराबर कितना होगा? 1/2। इस प्रॉपर्टी से, इस फॉर्मूले से अपन बता सकते हैं वाई की वैल्यू 1/2 होगी। इस प्रकार से इन सब का अपन मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास लगभग जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका इनवर्टेबल कैसे निकलता है और किस प्रकार से वो हमने बात कर ली। नॉर्मली इनके फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर ली, 6 फंक्शनों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल याद कर लेना आप, प्रांत और प्रेशर वाली। अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार से है और आगे इनकी 4-5 प्रॉपर्टीज और हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात और करेंगे, फॉर्मूलों की बात करेंगे, वो अगली वाली क्लास में बात करेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको। थैंक यू, धन्यवाद।